What's up guys, this is Mashal Khan Balti and I'm back with a new video। दरअसल यहाँ पे टाइम रात के 2 बज चुके हैं और मैं इतनी रात को इसलिए यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि आजकल सब घर में होते हैं बिकॉज ऑफ द कोविड। इट्स और डे 8 ऑफ कोविड का 8वां दिन है और घर में सब सुबह के वक्त होते हैं तो मुझे अच्छा भी नहीं लगता वीडियो बनाना तो रात को, क्योंकि देखो जब आप वीडियो बना रहे होते हो, जब आप कोई कंटेंट बना रहे होते हो तो आपको पीस ऑफ माइंड चाहिए होता है, तो वो आपको रात को ही मिलता है। आपको दिन को जब आप अकेले होते हो तब मिलता है। बाकी जो कंटेंट क्रिएटर हैं आए नो उनके अपने पर्सनल स्टूडियोज़ हैं, जो कराची में जो रहते हैं द सिटी ऑफ मीडिया, वहाँ पे उनके पर्सनल स्टूडियोज़ हैं तो वो वहाँ पे जाते हैं। लेकिन मैं छोटा मोटा सा कंटेंट क्रिएटर हूँ तो मेरा पर्सनल मेरे घर के अंदर ही मेरा स्टूडियो है। तो माइक सही कर दूँ ज़रा। तो आजकल जैसे मैंने पहले कहा कि मैं कोविड में क्वारंटीन हुआ हूँ घर पे और मैं कुछ रिसर्च कर रहा था आजकल क्योंकि मुझे इस्लामिक एस्केटोलॉजी का बड़ा शौक़ है। इस्लामिक एस्केटोलॉजी क्या है? इस्लामिक एस्केटोलॉजी मींस द एंड ऑफ टाइम्स के इस्लामिक एस्केटोलॉजी मींस द एंड ऑफ टाइम। जब ये दुनिया एंड होगी तो जो रिवायात हमें बताई गई हैं कुरान और हदीस के थ्रू, तो उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करना है। जिस तरह द साइंस ऑफ क़यामत हो गया, दज्जाल हो गया, याजूज माजूज हो गया। तो मैं कुछ अरसे पहले, क्योंकि कोविड में मुझे टाइम मिला इन सब चीज़ों पे रिसर्च करने का, वरना मैं ज़्यादातर बाहर होता हूँ, अपने कामों में होता हूँ। और आजकल क्योंकि मैं एक नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ तो मुझे घर पे बहुत कम टाइम मिलता है वीडियो बनाने का। ज़्यादातर मैं क्या कर रहा होता हूँ, अपनी पुरानी वीडियोस को एडिट कर रहा होता हूँ। तो आजकल चूँकि मुझे टाइम मिला अपना नया कंटेंट बनाने का, रिसर्च करने का, घर में बैठा होता हूँ तो मैं डिफरेंट चीज़ों पे डॉक्यूमेंट्रीज एक्सेट्रा देखता रहता हूँ। तो यहाँ पे कुछ फ़ैनेटिक्स हैं जिनका मैं ज़िक्र करना चाहता हूँ। वो ऐसे फ़ैनेटिक्स हैं जो कि मार्वल की फ़िल्में बहुत ज़्यादा देखते हैं और मार्वल की फ़िल्में देख देख के वो अब रियलिटी में भी वो सब कुछ ना हॉलीवुड को रियलिटी में लेके आए हैं और उन्होंने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को मिला दिया इस्लामिक एस्केटोलॉजी के साथ। बहुत ही मतलब दिमाग फ़र्क कर देने वाली चीज़ें उन्होंने मतलब बताई, स्टेटमेंट्स बताए और मैं देख के काफ़ी शॉक हो गया। क्योंकि देखिए जब से मेरा यूट्यूब कैरियर स्टार्ट हुआ मैंने इस तरह किसी यूट्यूबर का या किसी चैनल का नाम नहीं लिया, लेकिन आज की वीडियो में मैं उन चैनल्स का नाम भी लूँगा और उन्हें ओपन चैलेंज भी करूँगा कि आप किसी भी लाइव सेशन में आके मेरे साथ गुफ्तगू करें, इस टॉपिक पे बात करें। मैं अपनी राय शेयर करूँगा, जितनी रिसर्च मेरी है वो शेयर करूँगा, आप अपनी रिसर्च शेयर कर लीजिएगा। फिर हम देखते हैं कि जो उस डिबेट का कंक्लूजन है वो कहाँ जाके होता है। क्योंकि आपने जो बातें कही हैं वो सरासर मतलब ऐसी माइंड बॉगलिंग बातें, ऐसी दिमाग ख़राब कर देने वाली बातें मैंने ज़िंदगी में पहली बार सुनी। क्योंकि मैंने इस्लामिक एस्केटोलॉजी पे काफ़ी ज़्यादा और भी शेख हैं, प्रॉपर इस्लामिक स्कॉलर्स हैं जिनकी मैंने बयानात सुने हुए। जिस तरह शेख इमरान हुसैन है जो कि बहुत ही मशहूर शेख हैं, पूरी दुनिया में मशहूर हैं, वेनेजुएला में रहते हैं और उन्हें हर कोई कोट करता है। इवन इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा भी उन्हें कोट करते हैं कि इस्लामिक एस्केटोलॉजी में जितना उनका नॉलेज है उतना शायद ही किसी का हो। तो इन्होंने जो बातें कही हैं वो उन्होंने तो शेख इमरान हुसैनी की बातों को रद्द कर दिया, बल्कि उनकी बातों के चीथड़े उड़ा के उन्हें साइड पे फेंक दिए। जो नई थ्योरीज़ ये लोग लेके आए हैं, तो मैं वो थ्योरीज़ आपके साथ डिस्कस करूँगा और मैं उन थ्योरीज़ को मैं काउंटर करूँगा जो कि मेरी जहाँ तक नॉलेज है। तो ये जो यूट्यूबर हैं इनका नाम है उसामा कलार, जो कि कराची से ताल्लुक़ रखते हैं। और ये असल में इन्हें शोहरत किस तरह मिली? इन्हें शोहरत मिली क्योंकि उन्होंने हट के कोई बातें की। अब वो बातें जितनी दिमाग ख़राब कर देने वाली क्यों ना, यार देखो लिबरल हम भी हैं, हम भी पुराने ख़यालात के नहीं है कि टीवी पे फतवे लगाने वाले इतने ख़यालात के हम भी नहीं हैं। लेकिन हमारा दिमाग इतना भी ख़राब नहीं हुआ हुआ कि हम इस तरह की माइंड बॉगलिंग और मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड बातों पे हम यकीन करें। अपनी हर वीडियो में वो कहते हैं कि आपको सोच खुली रखनी चाहिए, सोच खुली रखनी चाहिए। भाई खुली सोच हमारी है, लेकिन तुम सेंस वाली बात करो तो हमारी खुली सोच में समझ आए ना। तुम जब आउट ऑफ सेंस बातें कर रहे हो उसको हम किस तरह समझ सकते हैं, सही ना। तो जिससे मैं कह रहा था, ये उसामा कलार को शोहरत मिली। गंजी स्वैग एक यूट्यूबर है, पता नहीं उसका असली नाम क्या है। ये जो बंदा है उसामा कलार, ये बहुत ही वियर्ड बातें बोल रहा है और बहुत ही, देखें ये असल में ये जितने ये एक नई स्ट्रिंग आई है, ये नया एक दौर आया है ऐसे लोगों का जैसे साइंटिफिक रिलीजियस बंदे मैं कहता हूँ, सही ना, जो कि कहते हैं कि भाई अजीब माइंड बॉगलिंग मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स और ये हंगर गेम्स और ये मैड मैक्स और ये डाइवर्जेंट, ये हॉलीवुड की फ़िल्में देख के ना इनके असल में होते हैं फैनेटिक्स ऐसे फ़िल्मों के।
और फिर उसको ये लोग इस्लाम में घुसाने की कोशिश करते हैं, सही ना। इसके अलावा और भी है, जिस तरह एक बंदा है साहिल अज़ीम है या साहिल अदीम है, ऐसा उसका नाम है। असल में जो उसामा कलार की जो बातें हैं वो ऐसा लगता है कि उसने साहिर अज़ीम को ही कॉपी किया हुआ है सारा। वो तो उसामा कलार तो इतनी साइंटिफिक, आपको याजूज माजूज के जो कि हमारा टॉपिक है आज, वो याजूज माजूज का मैं आगे बताऊंगा। उसने जो याजूज माजूज की जो बातें बताई हुई हैं उसामा कलार ने, उसमें उसने कोई प्रूव नहीं किया, उस बातों को फर्दर स्ट्रेंथन नहीं किया अपने कमेंट को, सही ना। विदाउट एनी रिसर्च, विदाउट एनी प्रॉपर साइंटिफिक थिंग, उसने बस साबित कर दिया कि भाई वर्म होल है, सही ना। अब उसकी क्या, उसके पीछे क्या आप साइंटिफिक वो दे रहे हो कि वर्म होल है, सही ना। और जो उसने बताया कि वो एक वर्म होल के थ्रू एक और दुनिया में है, उसके पीछे कोई कुरानिक इंटरप्रिटेशन भी इतनी नहीं दी, जबकि साहिल अजीम ने फिर भी दी हुई है। मैं उसे भी बैश करूँगा, साहिल अजीम को भी, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये कि साहिल अजीम फिर भी ज़्यादा नॉलेज रखता है और वो ज़्यादा चीज़ें विद रेफरेंस टू साइंस, कुरान एंड हदीस वो देता है। लेकिन आगे मैं उस पर भी आता हूँ, पहले मैं उसामा कलार की बात कर लूँ। तो ये इनको मैं चैलेंज कर रहा हूँ, सही ना। मैंने उसामा कलार को इंस्टाग्राम पे मैसेज भी किया था कुछ हफ्ते पहले, बल्कि महीना पहले, और मैंने उन्हें कहा था यार आप ओपन चैलेंज, अगर आप इतना आप सच्चा साबित अपने आप को साबित करना चाहते हो तो आप मेरे साथ एक डिबेट में आओ, सही ना। एक रिलीजियस, एक नॉलेजेबल डिबेट होना इज़ अ हेल्दी थिंग, सही ना। आप उसमें बहुत कुछ सीखते हो सकता है मैं उससे सीख के मेरे व्यूज़ उसकी तरह हो जाएं। तो अगर आप अपने आप को इतना सच्चा समझते हैं तो मेरे साथ एक लाइव सेशन में आ जाएं, जो कि यूट्यूब पे भी लगेगा, और उसमें हम लाइव बातें करेंगे, लाइव हम आर्ग्यूमेंट्स करेंगे। मैं आपको काउंटर करूंगा, आप जितने आर्ग्यूमेंट्स करोगे उसमें फिर मैं अपना स्टांस भी बताऊंगा कि मेरा क्या स्टांस है। तो बहरहाल इन्होंने अपनी कुछ वीडियोस में, इन सब ने इन्होंने ये बताया है कि भाई जो याजूज माजूज है वो एक एलियन फोर्स है जो कि इस दुनिया में नहीं है, और ये किसी वर्म होल के थ्रू ये किसी और प्लैनेट पे हैं, किसी और गैलेक्सी या किसी और यूनिवर्स में हैं, सही ना। और ये जब क़यामत होगी तो ये लोग यहाँ पे वापस आएंगे, उस वर्म होल के थ्रू दुनिया में आएंगे सबसे पहले। और इसमें उसामा कलार ने कहा कि जो याजूज माजूज है वो इब्न आदम नहीं है, जबकि आपको क्लियरली हदीस, जो आप सही हदीस देखें, देखो हदीस की जो हमारी लाइब्रेरी वो तो बहुत बड़ी है, सही नहीं। ये जो 7 बुक्स हैं, जो सुन्नीज़म की 7 बुक्स हैं, इसके अलावा और भी बुक्स हैं, शियाज़म में भी बुक्स हैं। तो ये हदीस की जो लाइब्रेरी है ये बहुत बड़ी है, ये छोटी नहीं है, सही ना। और जिस तरह कुरान इज़ अ मिरेकल ऑफ अल्लाह, सही ना, और कुरान ऐसी चीज़ है जो फैब्रिकेट नहीं हो सकती, लेकिन हमारी हदीसें भी तो काफ़ी जो उसके नरेटर्स होते हैं वो इतने रिलायबल नहीं होते, सही ना। तो देर इज़ अ स्लाइट चांस हदीस फैब्रिकेटेड हो सकती है, सही ना, ड्यू टू इट्स नरेटर। ये मैं वो नहीं कह रहा कि शुरू के बंदों ने फैब्रिकेट किए, ये नीचे आते 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 भी ये कुछ सोर्सेस अनरिलायबल भी होते हैं जो फैब्रिकेट कर देते थे। तो ये असल में नॉन रिलायबल या अनऑथेंटिक हदीस उठा के कहते हैं कि ये याजूज माजूज एक एलियन कौम है। और जबकि आप अगर सही हदीस उठाएं तो उसमें ये कहा हुआ है कि वो इब्न आदम है, यानी ये उसामा कलार नहीं मानता, लेकिन साहिल अज़ीम इतना, चलो साहिल अज़ीम इतना फ़ैनेटिक होने के बावजूद एटलीस्ट वो ये मानता है कि वो इब्न आदम ही है। वो तो कहता है कि हज़रत आदम के स्पर्म से उनकी पैदावार हुई थी, जो कि मुझे बात थोड़ी दिमाग ख़राब कर देने की लगती है। वो इब्न आदम ही है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस पर बयानात तो दिए हुए, लेकिन मैं जो सबसे जो मैं सेकंड करता हूँ जिस ओपिनियन को, वो है गामदी साहब का, जिसमें उन्होंने कहा कि याजूज माजूज के रिलेटेड उन्होंने भी बयान दिया था, जिसको मैं सबसे ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। वो असल में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की 3 औलादें थीं, हाम, साम और याफिस। इनमें से एक जो है ना, वो उनकी औलाद आगे जाके उनके पेडिग्री में ये अफ्रीकन्स जो हैं वो आई गेस हाम की या साम की औलादों में से थे। तो इनमें से आई गेस याफिस थे जिनकी आगे फर्दर डाउन इन द पेडिग्री उनकी एक औलाद का नाम था याजूज, याजूज था या माजूज था, पता नहीं, इन दोनों में से एक था नाम। और वो कहते हैं कि उन्हीं की आगे फर्दर अगर आप नीचे पेडिग्री में जाएं तो उन्हीं की औलादों में से, मतलब हज़रत याफिस की औलादों में से हैं याजूज माजूज, सही ना, इब्न आदम है। दैट मेक्स मोर सेंस, सही ना। और अब जिसमें इन्होंने पहले कहा कि वो इब्न आदम नहीं है, यार भाई इब्न आदम नहीं होते तो एटलीस्ट उनका इस तरह का जिक्र होता कि वो इब्न आदम नहीं है, बता दिया होता, सही ना, प्रॉपर कुरान में बताया होता कि भाई वो इब्न आदम नहीं है, सही ना। अब वो ऐसे लोग हैं जो कि हमारे इंसानों के साथ रहते हैं, सही ना, इंसानों के साथ वो उनका मिलना जुलना था, वो एक सोसाइटी में रहते थे। अगर आपने सूरह काफ पढ़ी है, द केव, कुरान की सूरह, जिसमें उन्होंने कहा हुआ है कि जब हज़रत ज़ुल्करनैन एक ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे लोग, उन्हें ऐसे लोग मिलते हैं, ये मैं एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं बता रहा, एक समरी बता रहा हूँ।
कि क्या हुआ था, कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूँ कि जब वो वहाँ पे जाते हैं तो उन्हें कुछ लोग मिलते हैं जो कि जिनसे वो एक लैंग्वेज बैरियर होता है, समझ नहीं सक रहे होते, तो इट्स काइंड ऑफ ऑब्वियस। ये कहते हैं लैंग्वेज बैरियर था, ओ माय गॉड, मतलब मार्स में रह रहे होंगे, मार्शियन मिल गए होंगे। तो भाई लैंग्वेज बैरियर तो आपको कहीं भी हो सकता है। मैं चाइना जाऊँ तो वहाँ पे लैंग्वेज बैरियर हो जाएगा भाई, वो इंग्लिश नहीं बोलते ज़्यादातर और मुझे चाइनीज़ नहीं आती, तो हो गया ना लैंग्वेज बैरियर। अब मैं उनसे इशारों में बात करूँगा। इवन यहाँ पे जो चाइनीज़ आते हैं जिनके साथ हम करते हैं डीलिंग, जिन्हें इंग्लिश नहीं आती, हम उनसे इशारों में ही बात करते हैं ज़्यादातर, सही नहीं? या फिर वी चैट पर आपस में ट्रांसलेट करके भेज रहे होते हैं। आजकल वी चैट है ना, उस हज़रत जुल्करनैन के ज़माने में तो वी चैट था नहीं। तो ये जो स्टेटमेंट है, इससे आप ये चीज़ नहीं कंक्लूड कर सकते भाई कि वो मार्शियन थे और मार्स पे किसी से बात कर रहे थे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये दुनिया में भी हो सकता है। तो जिस तरह उन्होंने कहा कि वो एक बस्ती में गए थे और उस बस्ती के साथ उनके कॉन्फ्लिक्ट्स थे, से ना। अब अगर वो एलियन होते हैं, इतने वो एलियन को सुपर बीइंग इन्होंने दिखाया हुआ है मार्वल की तरह, जिस तरह वो है, क्या कहते हैं, मार्वल का थानोस है, सही ना, वो उस तरह दिखाया हुआ है एलियंस को कि भाई वो सुपर पावर है, इन्फिनिटी रिंग्स है उनके पास और वो आके दुनिया की पाड़ पूड़ देंगे। अगर इतने पावरफुल वो थे तो वो छोटी सी बस्ती को क्यों प्लंडर कर रहे थे? उन्होंने तो पूरी दुनिया को, अर्थ को क्यों नहीं प्लंडर किया? फिर उन्होंने कहा वो दे कॉस्ट करप्शन इन दैट एरिया से ना। वो बस्ती के लोग बड़े तंग थे, वो कहते थे भाई याजूज माजूज आते हैं, बड़ा आके यहाँ पे करप्शन क्रिएट करते हैं, आके हमारी चीज़ें लेके जाते हैं। तो ये असल में एलियन अगर है तो वो इतने स्ट्रांग, तुम लोग बताते हो कि भाई एलियन है, तो पूरे अर्थ में उसने करप्शन क्यों नहीं कॉज की? ये सिर्फ उस एरिया में क्यों नहीं कॉज की? क्योंकि हालांकि जो हज़रत जुल्करनैन के काफ़ी वोयाजेस बताए हुए हैं, लेकिन उस स्पेसिफिक एरिया में ही एलियन आके करप्शन कॉज कर रहे हैं, सही ना। तो इसी से साबित होता है कि भाई वो एरिया में, उस एरिया में रहने वाले लोग थे, क्योंकि एलियंस के पास तो यूएफओ है, वो तो उड़ के कहीं भी जा सकते हैं भाई। एक एरिया में करप्शन किया फिर अगले एरिया में चले गए, तो ऐसी सिमिलर प्रॉब्लम्स हर जगह क्यों नहीं आई? तो इसी से शो होता है कि यार वो इंसान थे और वो एक बस्ती के साथ उनका ठिकाना था, और वो बस्ती और वो एरिया लोकेशन भी बताया हुआ है, सही ना। ये उस पर मैं आता हूँ अभी आगे जाके। तो भाई वो एक बस्ती के साथ रहने वाले एक लोग थे, गुंडे टाइप थे, जो कि प्लंडर करते थे, चीज़ें लेके जाते थे। तो हज़रत जुल्करनैन ने उन्हें पत्थरों से चुन दिया। अब ये लोग, अगला ये लोग क्या कहते हैं कि ये जो बस्ती है, जिसमें कुरान में बताया हुआ है कि वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे सूरज पानी में डूब रहा था और पानी काला और गदला हो गया था, ब्राउन कलर का, डार्क ब्राउन, मर्की वाटर हो गया था, डार्क ब्राउन ब्लैक कलर का। तो ये लोग इस चीज़ को भी नहीं मानते, वो कहते हैं कोई ऐसी जगह है ही नहीं, से ना। वो कहते हैं कि साहिल अजीम ख़ास तौर पे कहते हैं कि सूरज कैसे पानी में डूब सकता है। वो भाई ये मेटाफोरिकली बताया हुआ है, मतलब एक एग्जाम्पलरी तौर पे बताया हुआ है। अगर आप सूरज को, अगर आप देखो ना, कभी आप घर से बाहर निकल के नेचर पे गौर करो, यूट्यूब पे अजीबोगरीब बातें करने के बजाय अगर आप बाहर निकल के अगर आप देखो ना, तो अराउंड, अगर आप शाम को 5, 5:30, मगरिब से बस थोड़ा सा टाइम पहले आप बाहर जाके देखो, तो आपको सूरज बिल्कुल साइज़ में बहुत बड़ा हो चुका होता है और वो ज़मीन के बिल्कुल एज पे आया हुआ होता है, सही ना। और वो ऐसा लग रहा होता है कि ज़मीन के नीचे डूब रहा है सूरज। एक फ़ोटोग्राफ़र था, मैंने एक फ़ोटोग्राफ़र की फ़ोटो देखी थी, मैं इधर लगा भी दूंगा साइड पे। उसने फ़ोटो ली थी कराची की किसी बीच पे, और उसमें सनसेट के दौरान लिया, और उसमें फ़ोटो में अगर वो थोड़ा सा लेट पिक्चर लेता तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि सूरज पानी के अंदर डूब रहा है, उस समंदर के अंदर डूब रहा है। तो ये एग्जाम्पल दी हुई है भैया, ये मेटाफोरिकली कहा हुआ है, सही ना। और सनराइज़ और सनसेट, ये लोग असल में सनराइज़ को भी नहीं मानते, कहते हैं सनराइज़ तो होता ही नहीं है, सनसेट तो होता ही नहीं है, सन तो आज तक सेट नहीं हुआ। कहते हैं कि अंग्रेज़ नहीं मानते, ये क्रिश्चियंस हो गए, रोमन्स हो गए, ये नहीं मानते, ये कहते हैं सनसेट तो होता ही नहीं है। अगर आपको इतना नहीं पता तो काइंडली रिसर्च कर लें। जब ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया में आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी बना के मिडिल ईस्ट में आए थे, सब कॉन्टिनेंट पे आए थे, तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी का मोटो क्या था? जस्टिस, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी। दैट्स वाई द सन नेवर सेट्स ऑन द ब्रिटिश एम्पायर। मतलब कि ब्रिटिश एम्पायर पे कभी सूरज डूबेगा नहीं, बरतानिया की रियासत पे कभी सूरज गुरूब नहीं होगा। उनका कहने का मकसद ये है कि हमारी जो रियासत है वो इतनी बड़ी है और इतनी वास्ट है कि हमारी रियासत पे कभी सूरज गुरूब नहीं करेगा। ये एक अलग टॉपिक है, अब इस लाइन को मैं डिस्कस करने लग जाऊँ, इसकी मैं वो ट्रांसलेशन निकालूँ तो एक अलग टॉपिक है। लेकिन उनका ये मतलब था कि भाई हमारी रियासत इतनी बड़ी है, ना तो हम पे कभी सूरज डूबने का मतलब कभी बुरा वक्त आएगा, ना कभी हमारी एंडिंग होगी, और ना कभी हमारी जो रियासत है, जो हमारा लैंड है, वो इतना बड़ा वास्ट लैंड है कि आप कभी ख़त्म नहीं होगा हमारा लैंड। तो इसी से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ब्रिटिशर्स मानते हैं सनसेट सनराइज़ क्या होता है। ये अंग्रेज़ी का ही लफ्ज़ है,
ये अंग्रेज़ों ने ही रखा है सनराइज़ सनसेट, किसी उर्दू पंजाबी बंदे ने तो नहीं रखा ना सनराइज़ सनसेट नाम। सनसेट हो रहा था, ये वो जगह है जहाँ पे सन ब्लैक होल में जाएगा, और सनराइज़ हो रहा था, ये वो जगह है जहाँ पे सन जो है वो पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी से निकला था। मतलब यार, बंदा एक लिमिट में रह के कोई ऐसी चीज़ें बोलता है, ये बंदा तो उसामा कलार से भी आगे निकल गया। सर उसने ये मैं उसकी साहिल अजीम की बात कर रहा हूँ, जिसने कहा कि सनराइज जो लिखा हुआ है कुरान में, वो ये लिखा हुआ है कि जो सूरज है वो ब्लैक होल में जा रहा है। ये जुल्करनैन अर्थ से भाई कह लो कि टेलीपोर्ट करके ये वहाँ पे गए हैं, और वहाँ पे उस ब्लैक होल के साथ एक प्लेनेट है, उस प्लेनेट में एक बस्ती है, उस बस्ती में जाके उस प्लेनेट में जाके उन्होंने सारा किया है। इतने बड़े आप एलियन फैनेटिक हो यार, कल को आपने फिर ये कह देना मैंने एक एलियन देख लिया है। आपको ये चीज़ें देखो, कुछ चीज़ों पे अल्लाह का इल्म होता है, यानी गैब का इल्म होता है, और इंसान जितना मर्ज़ी कर लेना उस इल्म को नहीं जान सकता। कुछ स्पेशल लोग पुराने दौर में आए थे जिनको अल्लाह ने अपने इल्म का थोड़ा सा हिस्सा दिया, जिस तरह हज़रत जुल्करनैन, हज़रत खज़र अलैहिस्सलाम, यानी इनको अल्लाह ने इल्म दिया। तो इसका ये मतलब नहीं कि आप अपने आप को इस तरह का समझ के आप उन चीज़ों को डिसाइफर करने लग जाओ, आप नहीं कर सकते। अब थोड़ी देर इनको साइड पे कर देते हैं और ज़रा आते हैं शेख इमरान हुसैनी पे, जो कि जिन्होंने कहा कि ये जो याजूज माजूज हैं ये दीवार टूट चुकी है और ये दुनिया में ऑलरेडी आ चुके हैं। एज़ कम्पेयर टू एन एलियन एपोकलिप्स, मैं शेख इमरान हुसैनी की बात को मानने को ज़्यादा तैयार हूँ, क्योंकि वो ज़्यादा सेंस बनाती है वो बात। वो कह रहे हैं कि दीवार टूट चुकी है और जो याजूज माजूज हैं वो ऑलरेडी इस दुनिया में आ चुके हैं। हाँ सही है, ऐसा हो सकता है यार, क्योंकि देखें सैटेलाइट्स कोई 300-400 साल पहले नहीं आई थी। मतलब इसको आप एक 100 ईयर्स का आप एक लिमिट डाल देखिए, 100 साल पहले, आज से 100 साल पहले तक सैटेलाइट आई थी, उससे पहले सैटेलाइट थी ही नहीं। तो ये याजूज माजूज का किस्सा कितना पुराना है, आपको क्या लगता है अभी तक वो दीवार टूट नहीं चुकी होगी? वो कहते हैं कि याजूज माजूज आ चुके हैं, और वो प्लंडर कब क्रिएट करेंगे, जब एंड ऑफ टाइम आएगा तब वो दुनिया पे हावी हो जाएंगे। इट स्टिल मेक्स सेंस। लेकिन उनकी एक बात यहाँ पे गलत है जो कि मुझे थोड़ी सही नहीं लग रही। वो कह रहे थे कि वो इतने कह रहे एक्सट्रीम एंटी सेमेटिक हैं कि उन्होंने यहूदियों को ही याजूज माजूज बना दिया। मतलब यहूदी तो यार, यहूदियों के साथ जो फड्डा होगा मुसलमानों का, वो तो फिर जब दज्जाल आएगा उस सिलसिले में होगा। याजूज माजूज दज्जाल के बाद आएगा, और ये जो यहूदी हैं वो तो दज्जाल के दौर में ही, वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में ही और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के दौर में ही, वो तो उस वक्त ही फारिग हो जाएंगे कि जो दज्जाल के साइड पे गया वो फारिग हो गया, जिन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया वो इस साइड पे आ गए, उनका केस तो उधर ही ख़त्म हो गया। दज्जाल के बाद तो एक यहूदी भी नहीं बचेगा जो कि स्ट्रॉन्ग इन पोजीशन होगा। तो आप कैसे कह सकते हो कि दज्जाल के साथ भी यहूदी आएंगे, फिर याजूज माजूज भी यहूदी बन के आएंगे? भाई वो इतने स्ट्रांग हैं तो वो दज्जाल का सपोर्ट क्यों करेंगे? और वो इतने स्ट्रांग ही हैं तो फिर वो दज्जाल के बाद ही क्यों आएंगे? वो दज्जाल के साथ ही आएंगे। तो ये यहूदी नहीं, ये मुझे कोई और रेस लगती है जो कि अभी इन पावर है, या ऑन इट्स वे टू पावर है, सॉरी ऑन इट्स वे टू पावर है, जो कि अभी ऑन इट्स वे टू पावर है। और जो उस दौर में आके तब तक वो इतने स्ट्रांग हो जाएंगे कि भाई वो कहेंगे अब भाई हमारा पास सब कुछ आ गया, दुनिया का हमने सब कुछ कॉन्कर कर लिया, अब आ जाओ टायरनी की तरफ। कि जब वो दुनिया के सुपर पावर बन चुके होंगे, दुनिया में सब कुछ वो अपने कब्ज़े में कर लेंगे, हर पोर्ट अपने कब्ज़े में कर लेंगे। आप समझ रहे होंगे मैं किधर जा रहा हूँ। हर पोर्ट अपने कब्ज़े में कर लेंगे, हर समंदरी रास्ता अपने कब्ज़े में कर लेंगे। फिर वो कहेंगे कि भाई अब आ जाओ, अब हम किंग हैं और तुम हमारे ग़ुलाम हो। सही है ना? तो ऐसा भी हो सकता है, और मैं ज़्यादातर इस चीज़ को मानता हूँ क्योंकि ये चीज़ बिलीवेबल लगती है। हमारे इंसानी क़ुव्वत में ये चीज़ बिलीवेबल लगती है एज़ कम्पेयर टू एन एलियन अपोकलिप्स। और ये वर्म होल से कह लो कि चित्तौड़ी आ रहे हैं और थानोस आ रहा है। मतलब निकल आओ यार, मार्वल यूनिवर्स से निकल आओ। अच्छा, अब इनकी थ्योरी में एक और फ्लॉ भी है, जो ये है कि एक सही हदीस है जो मैं बता रहा हूँ कि जब याजूज माजूज दुनिया में आएंगे, और जब जो मुसलमान हैं, जो बिलीवर्स हैं, जो जब वो हज़रत ईसा के साथ जाके छुप जाएंगे कोही तूर पे, तो याजूज माजूज कहेंगे कि हमने दुनिया में हर जानदार को मार दिया है, अब हम ऊपर वाले को मारते हैं जिसने दुनिया बनाई है।
फिर वो ऊपर फायर करेंगे, वो ऊपर तीर चलाएंगे। अब मेरी बात सुनो कि भाई जो एलियन यूएफओज, आपकी स्पेशल यूएफओ से वर्म होल से क्रॉस करके ज़मीन पे लैंड किया है जिसने, वो उसी यूएफओ से और या उसी मशीनरी से वापस ऊपर नहीं जा सकता। उसे तीर चलाने की क्या ज़रूरत है? वो वापस ऊपर स्पेस में जाए, स्पेस से किसी और वर्म होल पे जाए। उनके पास तो जब यूएफओ है तो उनके पास तो एक्सेस है भाई ऊपर जाने का स्पेस में। अब हमारे पास एक्सेस नहीं है। हाँ, हमारे पास एक्सेस होता तो कल को हर कोई अशरफ भाई, शराफत भाई ऊपर पहुंचे होते हैं मिल्की वे के आखिर में। हमारे पास एक्सेस नहीं है। बट अकॉर्डिंग टू यू पीपल, यू थिंक एलियंस हैव एक्सेस, एलियंस कैन कम थ्रू द वर्म होल। तो उनके पास एक्सेस है क्योंकि स्पेसशिप हो गया ना, ज़ाहिर सी बात उनके पास कोई इंस्ट्रूमेंट तो होगा जिनसे वो आएंगे। अब ज़ाहिर सी बात है कश्ती चला के तो नहीं आएंगे। अब वो जिस इंस्ट्रूमेंट में वो आए हैं वो उसी इंस्ट्रूमेंट में ऊपर नहीं जा सकते। ऐसी मतलब क्या आफत आएगी, ऐसी क्या नौबत आएगी जिसके लिए उन्हें ज़मीन से ऊपर तीर चलाने पड़ेंगे? इट डजेंट मेक सेंस यार। एटलीस्ट लॉजिकल बातें तो कर लो ना। ये जो आप लोग बातें कर रहे हो ये कम्प्लीटली इलॉजिकल बातें कर रहे हो। ये वही लग रहा है कि ऐसे एक छोटा बच्चा है जिसने रिसेंटली मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की फ़िल्में देखी हैं और लगातार स्ट्रेट फिल्में देखी हैं, फिल्म मैराथन की है, जिसने कह लें आयरन मैन से लेके कैप्टन अमेरिका से लेके इसने पूरा एवेंजर एंड गेम तक देखा है एक साथ ही, और उसके दिमाग पे इतना असर हो गया जो इस तरह की बातें कर रहा है। बिकॉज इट डजेंट मेक सेंस। मेरा यही मानना है कि याजूज माजूज इब्न आदम है और मे भी वो आ चुके हैं और वो अपनी राइज टू पावर के लिए वर्क कर रहे हैं। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, देखें ना, आपको इस दुनिया में, इस एंटायर प्लैनेट पे आपको तहस नहस मचाना है तो उसके लिए आपको पावर में आना है। और आप चाहे जो मर्ज़ी हो, आप एकदम पावर में नहीं आ सकते हो। अगर आप वाकई इब्न आदम हो अकॉर्डिंग टू द हदीस, तो आपको पावर में आने के लिए टाइम लगेगा। अब चाहे जितनी मर्ज़ी आप शय क्यों ना हो अपने ज़माने की, इस ज़माने में आपको इस पूरी दुनिया में, क्योंकि आप देखें कि उस दौर में वो सिर्फ एक बस्ती पे आके करप्शन कर रहे थे, आके प्लंडर कर रहे थे एक बस्ती पे से ना। एक शहर कर लें, बस्ती कर लें, अगर मुल्क भी कर देते हैं तो आपने पूरे अर्थ पे जब आके करप्शन करना है, उसके लिए आपको ज़ाहिर सी बात है यू हैव टू बी अ वेरी बिग सुपर पावर, कि जब आपकी रिमोट के बटन से पूरे दुनिया में तहस नहस मच जाए, इतना सुपर पावर आपको होना पड़ेगा। आजकल के जितना जदीद दौर है, जितना टैंक्स का, जितना मिसाइल्स का, एटॉमिक पावर, न्यूक्लियर पावर का जितना जदीद दौर है, आप लोगों के पास उतनी ही कुव्वत होनी चाहिए, उतनी ही ताकत होनी चाहिए। अब ये उस चीज़ के लिए ये इंतज़ार कर रहे हैं, ये अपने लिए एक रास्ता बना रहे हैं अभी तक। और क़यामत की आखिरी निशानी यही होगी जब ये समझ जाएंगे कि भाई हमारे पास इतनी ताकत आ गई है, हम इतने सुपर पावर बन गए, अब पूरी दुनिया को पकड़ के फेंटो। तब तक अगर वर्ल्ड वॉर 3 हो गई है तो उन्हें ज़्यादा एडवांटेज हो जाएगा। वो कहेंगे कि भाई कोई 20-25 मुल्क तो वैसे ही कह लो एटॉमिक बम से मतलब गर्क हो गए, अब जो बाकी रह गए हैं उन्हीं को पकड़ के फेंटो। तो दिस मेक्स मोर सेंस रादर देन योर एवेंजर्स एंड योर हंगर गेम एंड मैड मैक्स थ्योरीज। सही ना, ये कुछ चीज़ों को हम इंसानी क़ुव्वत में रखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि कुछ चीज़ों का इल्म कह लें हमारे पास नहीं है और इसको एक इंसानी वे में परसीव करें। क्योंकि देखें, ये आप इस तरह की जब बातें करते हो ना, जब आप इंटरगैलेक्टिकल चीज़ों पे आप आ जाते हो, फिर ये आप तो साइड लाइन हो ही ना हो, लेकिन आपको देखने वाला बंदा मॉडर्न मुस्लिम जो कि अमेरिका में बैठा हुआ है, न्यूयॉर्क में, लास वेगस में बैठा हुआ है, वो ज़रूर शिर्क की लाइन पे जा सकता है। एक लिबरल या एक ऐसा मुस्लिम जिस पे इतना इस्लाम का इन्फ्लुएंस ना आया हो, जो कि सिर्फ नाम का मुसलमान हो, वो अच्छा खासा एथिस्ट हो सकता है। कि आप जो अपनी हर वीडियो में कहते हो कि ये 7 ज़मीनें हैं, उस पर कितने एलियंस हैं, कितने प्लैनेट्स हैं, तो ज़ाहिर सी बात है हम अकेले थोड़ी हैं। स्टीफन हॉकिंग ने भी भाई यही कहा था, जिसकी वजह से वो शिरक करके बैठा था। हमारे अपने पाकिस्तान में इतने एथिस्ट बन रहे हैं, और ये जो मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस हैं वही एथिस्ट बना रहा है सबको। मॉडर्निज्म एथिस्ट बना रहा है सबको, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन एथिस्ट बना रहा है सबको, और मोर इन्फॉर्मेशन टू दीज स्टूपिड एंड बोगस थिंग्स, यही सबको एथिस्ट बना रहा है। स्टीफन हॉकिंग क्यों एथिस्ट बना था? स्टीफन हॉकिंग एक क्रिश्चियन घर में पैदा हुआ, उसकी बीवी क्रिश्चियन थी, उसकी बीवी तो हार्ड कोर एक कैथोलिक थी जो कि हर वक्त चर्च जाती थी।
वो क्यों फिर एकदम एथिस्ट बन गया? वो इसलिए तो एथिस्ट बना, उसका बयान भी तो यही था कि भाई ये दुनिया एक ये जो है कायनात, कुल कायनात इतनी बड़ी है, इसमें मैं तो नाउज़ बिल्ला मैं तो मानता ही नहीं हूँ कोई खुदा है। क्योंकि आपको लगता है कि ये इतनी बड़ी कायनात है, उसे एक एंटिटी उसे बना सकती है? अनगिनत यहाँ पे यूनिवर्सेस हैं। अभी तो हम एक यूनिवर्स पे हम आए हैं, हमारे यूनिवर्स से ही जो कितने ये कह लें मल्टीवर्सेस हैं। कोई एंटिटी हो सकती है ऐसी नाउज़ुबिल्ला जो कि इतनी बड़ी यूनिवर्सेस को बना सके? यूनिवर्स नहीं, यूनिवर्सेस को। अगर आपने उसकी वो मूवी देखी है द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, जो कि उसकी रियल लाइफ पे बेस्ड है, उसमें वो यही तो कहता है। जब उससे एक रिपोर्टर क्वेश्चन पूछता है कि आप क्रिश्चियन से एथिस्ट क्यों बने, आप एथिस्ट क्यों हो, तो वो यही कहता है जो आप लोग कह रहे हो कि ये कितनी बड़ी यूनिवर्स है, कितने बड़े प्लैनेट्स हैं, बिलियंस ऑफ प्लैनेट्स हैं, उसमें हम अकेले कैसे हैं? एक ह्यूमन पैराडाइम में रह के बात करें, से ना स्टे इन द पैराडाइम ऑफ ए ह्यूमन, स्टे इन द लिमिट्स ऑफ ए ह्यूमन। फिर ये एक और कॉन्सेप्ट रद्द कर देते हैं जो कि अशरफुल मखलूक़ात वाला। अब ये कहेंगे कि किसी हदीस में नहीं कहा गया, किसी इस्लामी रिवायत में नहीं कहा अशरफुल मखलूक़ात है। तो भाई कहना ज़रूरी है। इंसान एक वाहिद चीज़ है जिसे जिन और फरिश्तों ने सजदा किया था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जो शैतान का जो कॉन्सेप्ट आया है, जो शैतान इबलीस जो शैतान बना है, वो इसी से ही तो बना है कि इबलीस जो है, एक जिन जो था, वो एक ह्यूमन को अपने से सुपीरियर बनाना नहीं चाहता था। वो परसीव ही नहीं कर सकता था कि एक ह्यूमन एक मिट्टी का बना हुआ, जबकि हम आग से बने, फरिश्ते नूर से बने, एक मिट्टी से बना हुआ इंसान, हम उस पर क्यों सजदा करें? हम तो इसे इन्फीरियर समझते हैं अपने। लेकिन डिक्री आया था ऊपर से, अल्लाह का ऑर्डर आया था, भाई सजदा करना है। सही ना? समझ रहे हो कि आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों और जिनों दोनों ने सजदा किया, तो इससे क्या साबित हो रहा है? और सुपीरियर थे तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जानवरों की बोली बोलते थे, जानवरों से वो कांटेक्ट करते थे, जानवरों से आपस में बातचीत करते थे। वो जानवर तो इंसान की बोली नहीं समझता था ना। अगर ऐसा होता तो वो जानवर हर किसी से बात कर रहा होता वहाँ पे। लेकिन वो सिर्फ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से बात करते थे, क्योंकि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उनकी ज़बान जानते थे। दैट ऑल्सो शोज दैट ह्यूमन रेस इज सुपीरियर टू एनिमल्स एज वेल। सही ना? जिन और फरिश्तों से हमें किस तरह सुपीरियर कर दिया? सजदे के थ्रू। एनिमल से हमें किस तरह सुपीरियर किया? उस बोली के थ्रू, जो कि कुरान में एक सूरह में आता है कि जब हुद जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की असेंबली में नहीं आता, तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बोलते हैं कि उसको लाओ, अगर मुझे पता चले कि वो उसने असेंबली से छुट्टी कर लिया तो फिर मैं उसे पकड़ के मार दूंगा, ये वो। तो कंट्रोल था ना उनका एनिमल रेस पे। तो यही चीज़ें तो बताती हैं भाई। और तुम्हें क्या, और तुम्हें स्टेटमेंट में चाहिए? और क्या तुम्हें क्या चाहिए? अपने तुम दिमाग को खोलना चाहते हो, इस तरह खोलो यार। इंसान ही अशरफुल मखलूक़ात हैं, और अगर कोई एलियन है और एलियन आके इस तरह हम पे कंट्रोल करेगा, तो वो अशरफ किस तरह हुआ? अगर उसके पास इतनी टेक्नोलॉजी, उसका माइंड इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसने यूएफओ जैसी चीज़ बना ली जो कि इंसान अभी तक नहीं बना सके, हाउ कैन यू से कि वो अशरफुल मखलूक़ात इंसान होंगे इस तरह? वो तो फिर इस चीज़ को रद्द कर देंगे। फिर तो एलियंस हमसे ज़्यादा अशरफ हुए, हमसे ज़्यादा ग्रेट हुए, बिकॉज दे हैव सच अ ग्रेट ब्रेन, दे कैन मेक सच ग्रेट थिंग्स। और जो कि इंसान को पकड़ के पाड़ पूड़ रहे हैं साइड से, वो हमसे किस तरह अशरफ हो सके फिर? तो मैं अभी भी इन द एंड में कंक्लूड इस तरह करूँगा कि मैं अभी भी ओपन चैलेंज दे रहा हूँ। ये मेरी वीडियो कोई भी देख रहा है, तो अगर आप उसामा कलार हैं, अगर आप अपने आप को अपनी थ्योरीज़ पे, अगर आप कॉन्फिडेंट हैं अपनी थ्योरीज़ पे, तो आके डिबेट करें, लाइव सेशन करें मेरे साथ। अगर आप साहिल अज़ीम हैं और आप इतने कॉन्फिडेंट हैं, तो आप आके डिबेट करें। साहिल अज़ीम को तो मैं फिर भी नहीं कहूँगा, मैं उसामा कलार को ज़्यादा कहूँगा, क्योंकि उससे मेरी बात भी हुई थी। उसने कहा था कि मैं मिड अप्रैल में मैं फ्री हूँ, तो मिड अप्रैल आ गया। तो प्लीज़, इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ टू सपोर्ट योर क्लेम्स, हैव अ लाइव सेशन विथ मी एंड प्रूव मी रॉन्ग। और इनके अलावा भी अगर वो इतना कॉन्फिडेंट नहीं है, तो वो ज़ाहिर सी बातें नहीं आएंगे मेरे साथ लाइव सेशन में। तो उनके अलावा भी अगर कोई है जो कि मेरे साथ डिबेट कर सकता है लाइव, तो मोस्ट वेलकम, मुझे इंतज़ार रहेगा। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ आ गई हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और आज के लिए इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत लंबी हो गई, आई नो। सो मशल खान बल्ती, साइनिंग आउट।